बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट का जो सेंटर एग्जामिनेशन चल रहा है 2022-23, इसका आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है यानी भूगोल का, ठीक है, भूगोल का आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि इसका बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू आपको इंटरमीडिएट जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। साथ में ये होता है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन को चर्चा कर देता हूं, यानी इसको एक्सप्लेन करने के दौरान 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, जो एक बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस का वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से बाहर होता है, यानी 11th का होता है, जिसे आपने नहीं देखा होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलता है ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक तरह से कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? मात्रात्मक उपागम, यानी आपका जो है यहाँ पर डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि नौ निश्चयवाद, ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद भी इसको कहा जाता है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नौ निश्चयवाद के की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। आप तो पूछ सकता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं, ठीक है। किसने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है? तो मानव भूगोल के जो पिता हैं, ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल, उसी ने इस तरह कहा था। और उसकी एक शिष्या थी एलेंसी सैंपल। ये किसी बच्चे का क्वेश्चन है, उसने मारा है। एलेंसी सैंपल ने कहा है कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और जो है क्रियाशील मानवों के, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानवों के बीच का संश्लेषित अध्ययन है या परिवर्तनशील अध्ययन है, वो कहा गया था एलेंसी सैंपल के द्वारा, जो इसकी शिष्या थी रेडजेल की। तो ये परिभाषा जो यहाँ दिया गया है ये रेडजेल का है, ठीक है। एलेंसी सैंपल का परिभाषा क्या था कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानवों के बीच का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसका उपक्षेत्र है ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये कृषि भूगोल जो है ये आर्थिक भूगोल का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये विरल यानी कम जनसंख्या, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष? 2 तरह का कारक होता है स्थानांतरण का, यानी प्रवास का, अपकर्ष प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष जो है वो क्या होता है कि इच्छाओं के विरुद्ध होता है। तो यहाँ कह रहा है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो यहाँ पर शैक्षणिक सुविधा हो जाएगा। बाकी महामारी, बेरोजगारी है, जलाभाव, ये प्रतिकर्ष कारक है, यहाँ नहीं पूछ रहा, तो यहाँ हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं। अगला देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, सर्वाधिक किस महादेश में? तो अफ्रीका महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर पूछता जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है तो ये आपका एशिया महादेश में हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है तो अफ्रीका महादेश में होगा। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसके अनुसार संयुक्त अरब अमीरात का जो है लिंगानुपात सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 15 से लेकर के 59 तक की जनसंख्या है उसको क्रियाशील जनसंख्या कहा जाता है या कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। इसके आगे पीछे जो होता है उसको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुँच, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है? डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे, कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये पाकिस्तान के मूल निवासी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया, आपने सही मारा होगा। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ इसके अनुसार नॉर्वे का, हालांकि वर्तमान समय में नीदरलैंड हो गया, लेकिन अभी आपके जो बुक में दिया हुआ नॉर्वे था, नॉर्वे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे
कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो आपका जो झूम कृषि होता है उसको कर्तन दहन कृषि या आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल रही है डेनमार्क में, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कोको किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो कोको जो है ये रोपण कृषि है। कैसी कृषि है? ये रोपण कृषि है। ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो यहाँ पर जो रोपण फसल हो जाएगा आपका कपास हो जाएगा, बाकी सब जो है बोवन फसल है। जिसमें बीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो बोवन फसल होता है, जिसमें बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, टहनियों का या छोटे पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको रोपण फसल कहते हैं। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, केला देखा होगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो है जो भी विनिर्माण से संबंधित है यानी उद्योग से संबंधित है वो हो जाता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है पूछ रहा है। देखिए चीनी है, कॉफी है, चाय है, ये सब कृषि से संबंधित है, लेकिन नमक नहीं, ये समुद्र आधारित उद्योग है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पाद का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो कहीं भी पूंजीवादी देश जो है वो पूंजीगत जो शासन व्यवस्था है, पूंजीवादी जो शासन व्यवस्था है वहाँ पर जो है व्यक्तिगत होता है, यानी पर्सनल होता है, किसी निजी व्यक्ति का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, सॉरी, वन आधारित उद्योग है, यानी जिसके लिए कच्चा माल वन से आता है। लाख उद्योग जो है इसके लिए कच्चा माल वन से आता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, लाख उद्योग। निम्नलिखित में कौन चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षण जो है ये आपका चतुर्थक क्रियाकलाप हो जाता है, यानी ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रियाकलाप है। बाह्य स्रोतन जो है ये आपका पंचम क्रियाकलाप है। बाह्य स्रोतन क्या है आप लोग कमेंट करके बताएं, परिभाषा होता है बाह्य स्रोतन का। ठीक है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन पूछ रहा है। तो जल परिवहन जो है ये सबसे आसान और सस्ता परिवहन है। वृहद तरंग मार्ग संबंधित है, तो उत्तम आसान अंतरिक्ष समुद्री मार्ग से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 नंबर में, बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करता है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है ये पेट्रोलियम का परिवहन करता है, तरल पेट्रोलियम गैस का नहीं करता। अगला देखते हैं क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO जिसकी स्थापना जो है 1995 में, उसमें इसका जो है मुख्यालय जेनेवा में है। भारत एक सदस्य है, तो साप्टा का सदस्य, OECD या अब जाकर के आसियान, इसका भारत सदस्य नहीं है। ओपेक का तो जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है वही कंट्री होता है। यूरोपीय संघ या यूई की मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। लेनिनग्राद किस प्रकार का पत्तन है। तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं होता, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों कौन नगरीय अधिवासों से संबंधित है। नगरीय अधिवासों में क्या होता है 75% अधिक जो पुरुष जनसंख्या होती है वो गैर कृषि कार्यों में लगी होती है, यानी द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलापों में रहती है, प्राथमिक नहीं है, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा जो है ये अधिवास या बस्ती पाया जाता है, पर्वतों को काट के बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है। तो यहाँ पर जो है कैनबरा जो है एक नियोजित यानी सिस्टमेटिक नगर है या प्लान नगर। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। तो सिंधु घाटी जो है ये आपका सुप्रलिखित है। हालांकि मेसोपोटामिया भी कुछ लोग मारे होंगे, लेकिन मेसोपोटामिया नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सिस्टमेटिक नहीं था जिस तरह से सिंधु घाटी में सिस्टमेटिक था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है। तो परिवहन नगर यहाँ सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, ये अद्दिस अबाबा जो है ये आपका राजधानी नगर है। बीजिंग में राजधानी नगर। मक्का जो है धार्मिक स्थल है, यानी आपका सांस्कृतिक नगर हो जाएगा या धार्मिक नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बिहार का 1106 यानी 1600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं। राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार का ओवरऑल में 6ठे स्थान पर। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो भारतीय यूरोपीय जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, जबकि चीनी तिब्बती जो है भारत में ये सबसे कम बोली जाती है, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार का जो है आपने बताया 1106 था, यानी बहुत ज़्यादा है।
भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, तो ग्रामीण से नगरीय रोजगार की तलाश में जाते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में पूछ रहा है कि विश्व के देशों में भारत के निम्न में से क्या थे। 187 देशों में भारत का 134वां स्थान था, जबकि 2022 की बात की जाए तो अभी 191 देशों में आपका 132वां स्थान है 2022 के अनुसार। उस समय जो था 2011 की बात की जा रही 134वां स्थान था। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है, यानी सबसे अच्छा मानव विकास सूचकांक जो है भारत के राज्यों में किसका है, तो ये केरला का है। आपको पता ही होगा एजुकेशन के मामले में सबसे ऊपर है, तो एजुकेशन को भी इसमें जोड़ा जाता है। अगला, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से लक्षद्वीप का जो है ये 92% जो है लिटरेसी रेट है, और सबसे अधिक मुस्लिम जो है यही लक्षद्वीप में पाया जाता है 95%। निम्नलिखित में कौन गैरिसन नगर है। गैरिसन का मतलब होता है छावनी नगर, तो उधमपुर जो हो जाएगा ये आपका छावनी नगर हो जाएगा। पटना जमशेदपुर, जमशेदपुर उद्योगिक नगर, पटना राजधानी नगर, मथुरा जो है आपका ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, धार्मिक नगर हो जाएगा या सांस्कृतिक नगर। निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है, यहाँ से खनन किया जाता है। रानीगंज जो है ये पश्चिम बंगाल में है, यहाँ ये खनन किया जाता है, कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे पहले कोयला का खनन यहीं किया गया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खास करके गेहूं का उत्पादन इसमें बहुत ज़्यादा किया गया था। 1966 में भारत में हरित क्रांति लागू किया गया था, और MS स्वामीनाथन जो थे जिनका मृत्यु हुआ 2022 में, ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। भारतीय कृषि की समस्या क्या, अनियमित मानसून, विखंडित जोत, निम्न उत्पादकता, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल यहाँ पर देखिए कपास भी है, जूट भी है, मिस्टा भी है, चाय नहीं है। चाय क्या है, पेय फसल यानी पीने वाला फसल है। रेशा जिसमें रेशा हो, फाइबर हो। निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। शुष्क कृषि जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, तो वैसी कृषि को शुष्क कृषि कहा जाता है। जहाँ ज्वार, रागी, बाजरा इस प्रकार की खेती की जाती है। इस प्रकार का खेती गुजरात है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक की तरफ ज़्यादा होता है। तो ये गन्ना जो है ये सबका सबसे अधिक उत्पादन आपको पता ही होगा, गन्ना का उत्तर प्रदेश करता है, और उत्तर प्रदेश जो है वो शुष्क कृषि के क्षेत्र में नहीं आता। 75 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ बारिश होगी वहाँ पर आपको आर्द्र कृषि की जाती है, जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे धान, गेहूँ, गन्ना। निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है। खाद्य मतलब खाने वाला फसल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गेहूँ खाद्य फसल है, जबकि चाय जो है ये आपका पेय फसल है। गन्ना जो है ये आपका जो है ठीक है नकदी फसल है। कपास जो आपका रेशेदार फसल है। अगला देखते हैं, क्या निम्नलिखित राज्यों में कौन कॉफी उत्पादक है। कौसे कॉफी, कौसे कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफी की खेती कर्नाटक करता है, और कॉफी की खेती के लिए काली मिट्टी, कौसे कॉफी, कौसे काली, ठीक है माना जाता है। हालांकि कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, लेकिन काली मिट्टी में कॉफी का भी उत्पादन होता है। आसमान जो साफ होना चाहिए 210 दिन। निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, यानी भूमि का उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो सीमांत भूमि इसमें नहीं आता। प्रति निवल बोया गया कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ये सारा आता है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग पूछ रहा है, तो NH44 जो है ये सबसे बड़ा है। पहले NH7 हुआ करता था, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है और बड़ा भी कर दिया गया था NH44। जल क्या है, जल जो है आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नवीकरणीय आपका नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैव नहीं है, जीवित नहीं, अजैव हो सकता था लेकिन अजैव इसको नहीं माना जाता, कोयला वगैरह को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अजैव हो सकता है लेकिन जीवित अवस्था में नहीं पाया जाता है जल, लेकिन ये नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन। मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, हालांकि बहुत सारे लोग अजैव संसाधन मारे होंगे, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। अगला देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, यानी पूर्व की ओर नहीं बहती है। अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो इधर जो नदियां बहती है इसको कहते हैं पूर्व की तरफ। तो देखिए आपने कृष्णा, कावेरी, महानदी ये तीनों को पढ़ा होगा कि ये तीनों नदी जो है आपका
बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये इसका मतलब पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरती है, इसलिए नर्मदा जो है आपका पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका मतलब पूर्व की ओर नहीं बहती है। ठीक है, नर्मदा जो है इस एरिया से या गुजरात के नीचे वाला एरिया से इधर बहती है, नर्मदा गुजरात वाला एरिया से, गुजरात में ही इसमें जो सरदार वल्लभ भाई का जो है स्टैच्यू बना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसी में नर्मदा। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित आपको पता ही होगा, तो वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से, यानी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। 56 में देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप आंसर कमेंट करके जरूर पूछ लें। निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत जो पहले से यूज होता हुआ है, इसको वर्तमान समय में नहीं, ये पुराने समय में, तो कोयला, और जिसका एक पहचानने का तरीका है, इसको यूज करने से प्रदूषण होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर यहाँ। जबकि सौर ऊर्जा जो वर्तमान समय में जल ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, सूर्य, भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है आपका क्या होता है, गैर परंपरागत होता है। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना जी जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में उपस्थित है, महानदी पर है ये। हीराकुंड महानदी में, उड़ीसा राज्य में। भंडारा मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये भंडारा जो है ये महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई, तो ये तारापुर की गई थी। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, तारापुर में किया गया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो ये काकरा नाभिकीय ऊर्जा जो है ये कर्नाटक में है। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, तो ये विजयनगर जो है ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो प्रमुख तेल क्षेत्र डिगबोई असम है, ये आपका असम में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय? बिहार में एकमात्र है, हाजीपुर, उसी के बारे में पूछा है। 64 का देखते हैं, आपको 35 ही बनाना था, 70 क्वेश्चन था, यानी दूना क्वेश्चन था। नई औद्योगिक नीति कब की गई? तो नई औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी में। इसमें आपके जो वित्त मंत्री थे, ठीक है, वो थे आपके मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उसी के समय लागू किया गया था। भारत में वायु परिवहन सेवा कब से शुरू की गई? तो 1911 ईस्वी में शुरू की, डाक व्यवस्था के साथ, यानी डाक का प्रचलन सबसे पहले किया गया। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी यानी केरला तक, तमिलनाडु में है। कमेंट कीजिए कन्याकुमारी कहाँ है। निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्र है, यानी जो समुद्र में नहीं होता? हल्दिया जो है ये हुगली नदी में है, ये स्थलबद्ध पोताश्र है। अगला देखते हैं, कांदला पत्तन अवस्थित है, तो कांदला आपका गुजरात में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी हो जाएगा। ये रहा आपका 70 का 70 सही आंसर। वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरे वीडियो मतलब सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।